आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या इसके लिए कोचिंग भी ज़रूरी है, और अगर कोचिंग लेनी है तो वो किस टाइप की कोचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम है क्या। यूपीएससी एग्ज़ाम जो है बेसिकली आपकी क्या नॉलेज चेक करता है, करंट अफेयर्स चेक करता है। ठीक है, आपकी जनरल अवेयरनेस चेक करता है। वो बेसिकली चेक क्या करता है। ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम जैसे कि सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन यूपीएससी को चाहिए, जिसको वो ढूंढ रहे हैं। वेल एजुकेटेड पर्सन जिसको वो ढूंढ रहे हैं वो उनको चाहिए। वो ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो कॉरस्पॉन्डेंस ग्रेजुएशन की हो, और उसमें मार्क्स की भी कोई इशू नहीं है, जितने मर्जी मार्क्स आए हों। ये नहीं है कि वो टॉपर होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो वो सबको मौका दे रहे हैं, बट प्रोवाइडेड ये ज़रूर लिखा है कि वेल एजुकेटेड। अब वेल एजुकेटेड और सिंपल ग्रेजुएट में कोई तो फ़र्क होगा। ठीक है, अगर वो सिंपल ग्रेजुएट ले रहे हैं जिसके 50% मार्क्स हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वेल एजुकेटेड, यानी कि अब आपकी वेल एजुकेशन क्या है। क्या वो ग्रेजुएशन से पहले की होएगी, या ग्रेजुएशन के बाद अब जो आप यूपीएससी में पढ़ने लगे हो तैयारी करने के लिए वो मानी जाएगी। उसी को हम लोग देखने लगे। तो आप लोग ये देखिए कि जनरली जब हम लोग स्कूल में होते हैं हम एनसीईआरटीज़ ही पढ़ते हैं। ख़ास करके केवी वाले जो बच्चे हैं, वो कुछ और स्कूल्स भी हैं जो एनसीईआरटी ही जहाँ पे लगती हैं। ठीक है, लेकिन क्या उस टाइम एनसीईआरटी इतनी डिटेल में पढ़ी जाती है, और अगर पढ़ी भी जाती हैं तो क्या वो हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, दूसरी बात, कुछ जीके की थिंग्स होती है, जनरल नॉलेज की थिंग्स होती हैं। आजकल तो जनरल नॉलेज स्कूल में फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है, तो क्या हमें वो भी हमेशा याद रहती हैं। फिर करंट अफेयर्स जो कि आजकल हो रहे हैं, क्या वो भी हमें याद रहते हैं हमेशा। तीन चीज़ें, एक तो बेसिक नॉलेज जो हमें एनसीईआरटी से मिलेगी, दूसरा जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज जो हमें जीके की बुक से मिलेगी, जो हम फर्स्ट क्लास से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तीसरा जनरल अवेयरनेस यानी कि आजकल जो हो रहा है, ठीक है, हमारे आसपास, उसकी नॉलेज। तो यूपीएससी की तैयारी बेसिकली तीन चीज़ें टेस्ट करती है। आपकी बेसिक जो एजुकेशन है फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, उसकी नॉलेज। नंबर 2 जनरल नॉलेज जो कि जीके की बुक से मिलती है। नंबर 3 करंट अफेयर्स जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं। ये तीन चीज़ें वो चेक करने वाली है। फोर्थ चीज़ वो यह चेक करेगी कि आपका एटीट्यूड ब्यूरोक्रेसी की तरफ है भी या नहीं। वो कैसे चेक करेगी, वो ये देखेगी कि कहीं आप रेडिकल तो नहीं हो, प्रो हिंदू तो नहीं हो, या प्रो मुस्लिम तो नहीं हो, या प्रो क्रिश्चियन तो नहीं हो। यानी कि हर चीज़ में गवर्नमेंट में जब आप आ गए तो आपने रेडिकलिज्म को छोड़ना है, आपने एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोचना है। तो चौथी चीज़ वो जो चेक करेगी वो ये होगी कि आप ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है आपका, या कहीं रेडिकलिज्म तो नहीं है आपके अंदर, कहीं आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं हो। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो चेक करती है। बाकी जो हॉबीज़ होती हैं वो इतना ध्यान नहीं देखते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या है, वो क्या हो, उनको कोई लेना देना नहीं। हाँ, इंटरव्यू में पूछते हैं, वो जस्ट ऐसे ही पूछते हैं, बाकी उनको उसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये चार चीज़ों की बात करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चार चीज़ें जो अभी मैंने बोली, तो सबसे पहले आ जाते हैं पहली चीज़ के ऊपर, जो है आपकी एजुकेशन, जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर आपकी ग्रेजुएशन तक जो आपकी एजुकेशन हुई है वो कैसी हुई है। अब देखिए, आप किसी भी स्कूल में पढ़े हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, जहाँ पर आप पढ़े हो वहाँ पर आपने पढ़ा कैसे है। जैसे आपने साइंस पढ़ी, मैथ्स पढ़ा, एसएसटी पढ़ी, इन ईवीएस पढ़ा, जीके की बुक्स पढ़ी,
क्या आपने उनको ग्रैस्प किया, या आपने उनको दिल से पढ़ा, या आपने उनको सिर्फ पास करने के लिए पढ़ा? ये देखने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे। कहीं ये तो नहीं आपने किया कि सिर्फ क्रैमिंग की, जो कि अगले साल 1 साल आपने क्रैमिंग की, उस नेक्स्ट ईयर आप भूल गए, कहीं ऐसा तो नहीं था। तो यहाँ पर क्रैमिंग बिल्कुल फेल हो जाती है। ठीक है, जिन लोगों ने कंसेप्ट समझे हैं फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, उनको तो बहुत कम चीज़ें भूलेंगी, कंसेप्ट भूलते नहीं हैं, क्रैमिंग भूल जाती है। और क्रैमिंग तो आप आज भी कर लोगे। ठीक है, तो यूपीएससी भी कंसेप्ट ही चेक करती है, क्रैमिंग वो चेक भी नहीं करती। तो बेसिकली जिस बच्चे के, जिस सिविल सर्विस एस्पिरेंट के फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अब देखिए, हर बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है और किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर सब्जेक्ट में अच्छा होता है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ्स हो गया उसमें अच्छा नहीं है, या साइंस होगी उसमें अच्छा नहीं है, तो वो चलेगा। यूपीएससी को भी पता है कि भाई एक सब्जेक्ट में बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर बंदा हर सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं कर सकता। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, एसएसटी में अच्छे हो, ईवीएस में अच्छे हो, जीके में अच्छे हो, तो हो सकता है आप मैथ साइंस में अच्छे ना हो। अगर आप मैथ साइंस में अच्छे हो तो हाँ, हो सकता है आप एसएसटी में अच्छे ना हो। तो एक सब्जेक्ट की छूट है आपको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट की छूट है। ठीक है, दो की नहीं। ज़्यादातर बच्चों का मैथ्स खराब होता है, तो मैथ्स तो यहाँ इतना चाहिए नहीं है यूपीएससी में, सिर्फ सीसेट में ही वो चेक होता है, और वो भी बिल्कुल बेसिक चेक होता है, और दूसरा उसमें पासिंग मार्क्स ही लेने होते हैं 33%। तो मैथ का कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत आना चाहिए। साइंस का भी ज़्यादा इशू नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसके ही क्वेश्चन आते हैं। बेसिक साइंस के क्वेश्चन कम आते हैं। तो मेन सब्जेक्ट्स जो आपको यूपीएससी में जो चाहिए है वो है ईवीएस, जनरल नॉलेज, एसएसटी। ठीक है, एसएसटी के अंदर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं एसएसटी के, ईवीएस के, जीके तो चलो लर्न ही करनी होती है, उसमें क्रैमिंग चल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर आपने फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक अच्छे से इनको पढ़ा है, बाय हार्ट इनको आपने पढ़ा है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप यूपीएससी में अच्छा परफॉर्म करोगे, प्रोवाइडेड जब आप तैयारी करोगे ग्रेजुएशन के बाद तो आप वैसी ही तैयारी करो जैसे आप पहले पढ़ते थे। यहाँ पर डील नहीं चलेगी, बल्कि और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई जनरल नॉलेज की, और जो आपकी बेसिक एजुकेशन है, जो कि वेल एजुकेटेड पर्सन से चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एटीट्यूड की, तीसरी चीज़ जो मैंने बोली थी, एटीट्यूड की। ठीक है, एटीट्यूड आपका तो बन नहीं सकता एक दिन में, 2 महीने में, या 1 साल में वो चेंज नहीं हो सकता। वो जो बचपन में बन गया है एटीट्यूड, वो वैसा ही रहने वाला है। 10-20% आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको बचपन से रेडिकलिज्म सिखाया हुआ है, एकदम से भड़क जाना किसी बात पे, ये सारा कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते हो, ये भी अच्छा नहीं है। हाँ, इसके लिए अगर आप वैसे हो तो आप 1 साल है आपके पास जिसमें आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, ताकि ना वो आपके मेंस की आंसर राइटिंग में दिखे, ना वो आपकी इंटरव्यू में दिखे यूपीएससी के, तो अगला आपको पकड़ ना सके कि आप वैसे हो। वैसे वो पकड़ लेते हैं, या तो मेंस की आंसर राइटिंग में पकड़ लेंगे या वो इंटरव्यू में पकड़ लेंगे। तो अगर आप ऐसे नहीं हो तो वो सामने पता चल जाएगा कि आप वैसे नहीं हो। अगर आप वैसे हो तो 1-2% दिख जाएगा, लेकिन 1-2% चलता है, बाकी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि इसको छुपाना कैसे है। ठीक है, यानी कि प्रो गवर्नमेंट आपने बोलना है, प्रो गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें अगर आप इनकलकेट कर लेते हो, बचपन से ही करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। अब सपोज करो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, या 10th के बाद अच्छा पढ़ने लगे आप, 10th तक आपको इतना पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, या 12th के बाद पढ़ने लगे, तब आपका चांस क्या है? तब आपने ये करना है, तब भी आपका बिल्कुल फेयर चांस है।
लेकिन अब आपने मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आपने करना ये है कि जो बचपन से लेकर आपने ग्रेजुएशन तक जो NCERTs, जीके की बुक्स, ये सारा कुछ था, उनको दोबारा से पढ़ना है और दोबारा से सारा लर्न करना है, कंसेप्ट सीखने हैं और अच्छे से सीखने हैं। सीखने के बाद आपने उन कंसेप्ट्स को देखना है कि मेरे को आगे कि नहीं। वो कैसे देखोगे? तो यूपीएससी के जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आपने प्रीलिम के सॉल्व करने बैठना है। ठीक है, चाहे 2 महीने लग जाए, आप उनको सॉल्व करो। फिर मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आपसे वो हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ज़रूर होंगे वो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो वो ज़रूर होंगे। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंसेप्ट्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है, जो आपके एजुकेशन में थे, आपको जीके सीखनी पड़ेगी। और हमने एक बात बीच में छोड़ दी, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स। जब आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो आपको करंट अफेयर्स तभी से स्टार्ट करने हैं। वो करंट अफेयर आप जैसे मर्जी सीखो, चाहे आप मंथली न्यूज़ मैगजीन्स जो होती हैं जैसे सिविल सर्विसेज की, वो उनसे सीखो, चाहे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आप न्यूज़ सुनो। लेकिन न्यूज़ आपने ये इंडिया मतलब इस टाइप की नहीं सुननी जो मीडिया की, आपने दूरदर्शन की न्यूज़ सुन लो तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ये फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो डिबेट्स सुनो कि जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं देश के अंदर, उनके अंदर डिबेट सुनो, वो डेली सुननी है, 1 साल तक सुनो, तो आपकी एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी इश्यूज़ को लेकर। यही इश्यूज़ आपको मेंस में पूछे जाएंगे, यही इश्यूज़ आपको एसए पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड इश्यूज़ आपको प्रीलिम में भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपने एक वेल एजुकेटेड पर्सन बनने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जीके चाहिए, उसके बाद जनरल अवेयरनेस चाहिए, और उसके बाद आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, प्रो गवर्नमेंट होनी चाहिए, आप रेडिकलिज्म नहीं होना चाहिए, तो आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे कि क्या कोचिंग लेनी ज़रूरी है या नहीं है। जैसा कि मैंने जितना आपको अब तक बताया, अगर आप वैसे खुद कर सकते हो तो खुद करो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो क्या आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा या आपका लॉस होगा, तो देखते हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो जैसे कि ये मैंने आपको बताया, अब मैं भी एक कोच ही हूँ, यूपीएससी के पल्स इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। तो जैसे ये चीज़ मैंने आपको बताई 10 मिनट में, ठीक है, अभी 13 मिनट की वीडियो होगी, 13 मिनट में ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। ये 13 मिनट की इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं दे सकता, ये आपको यूपीएससी के कोच ही देंगे। ठीक है, और नंबर 2, ये तो एक ड्रॉप है सिर्फ, ये तो छोटी सी चीज़ है, ऐसी हज़ारों इन्फॉर्मेशन आपको आगे चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होएगा कि आपका टाइम बच जाएगा, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो पेपर, यानी कि आपको गलतियां नहीं करोगे, जैसे कि ऑप्शनल सही चूज़ कर दोगे पहली अटैम्प्ट में ही, ऐसे पेपर में आप अच्छे मार्क्स ले लोगे पहले अटैम्प्ट में ही। यही चीज़ें जो होती हैं वो बंदे को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कराती है। ठीक है, सपोज़ करो आपने खुद अटैम्प्ट दी और गलत ऑप्शनल यूज़ कर दिया, ऐसे पेपर में मार्क्स कम आ गए, मेंस की तैयारी थी नहीं आपकी, आपने प्रीलिम की वेट करते रहे रिज़ल्ट की, जब रिज़ल्ट आया तो फिर 2 महीने में मेंस की तैयारी हो नहीं पाई, एक अटैम्प्ट पे वहाँ वेस्ट हो गया, अगली बारी तैयारी की तो ऑप्शनल सही नहीं चुना, तो कई बंदों की तो 3-3 अटैम्प्ट ऐसे वेस्ट हो जाती है, चौथी अटैम्प्ट में एनर्जी नहीं रहती है। तो कोचिंग का ये बेनिफिट रहता है, अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, यानी कि पैसा है आपके पास थोड़ा बहुत खर्चने के लिए, ठीक है, तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद ही करना पड़ेगा, फिर तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये कोचिंग का फ़ायदा है। अब हम वीडियो के तीसरे पार्ट पे आते हैं, अगर कोचिंग लेनी है तो कहाँ से लेनी। कोचिंग लेने के लिए आपको ज़्यादातर आपको लोग मिलेंगे, वो कहेंगे जब दिल्ली चले जाओ, वहाँ बेस्ट कोचिंग मिलती है। ठीक है, तो जैसे मैं जम्मू में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो कुछ मैंने आपको बताया
मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ कोई दिल्ली में बता पाएगा, ठीक है। हालांकि मैं भी दिल्ली में बैठता हूँ, मैं दिल्ली में भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे को आप दिल्ली का ही मान सकते हो, मैं दिल्ली में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। हमारा पल्स आईएएस का सेंटर दिल्ली में भी है। तो जम्मू में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाता हूँ, दिल्ली में थोड़ा कम पढ़ाता हूँ, क्योंकि जम्मू में मेरा अपना घर है, ठीक है। तो जम्मू और दिल्ली की बात नहीं होती है, बात होती है बंदे की नॉलेज के ऊपर, बात होती है बंदा आपको कितनी नॉलेज इम्पार्ट कर पा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होम टाउन, होम स्टेट। अगर आप होम टाउन या होम स्टेट में हो तो आपको दिक्कत कम आएगी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली जाओगे तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रिक्शा में इधर उधर जाना पड़ता है, बर्तन भी खुद साफ़ करने पड़ते हैं, फूड अनहाइजीनिक आपको मिल सकता है, गर्मी सर्दी भी वहाँ पर होती है, बारिश भी मौसम होता है, कई बार सुबह उठाने वाला कोई नहीं होता, सुबह खुद उठ के क्लास में जाना पड़ता है, रश बहुत होता है, हज़ार बच्चे की वहाँ क्लास होती है, तो वहाँ पे इस टाइप का माहौल होता है, ठीक है। अगर आपको वही चीज़ कम स्ट्रेंथ में मिल जाए क्लास में, ठीक है, और दूसरा आगे से आप भी मेहनती हो, आप भी हार्ड वर्किंग हो, तो फिर वैसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने बोला वेल एजुकेटेड पर्सन के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो कंसेप्ट जरूरी नहीं कि दिल्ली जाके ही क्लियर होंगे, कंसेप्ट आपके कहीं पे भी क्लियर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड जो बंदा है कंसेप्ट क्लियर कराने वाला वो सही होना चाहिए, फैकल्टी सही होनी चाहिए। फैकल्टी जरूरी नहीं कि दिल्ली की ही अच्छी होती, फैकल्टी कहीं की भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। नंबर 2, स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इतना मोटा मोटा स्टडी मटेरियल ले लोगे तो उसमें से समझ कुछ नहीं आएगा, फिर बंद करके आप रख दोगे, उसका बेनिफिट नहीं है। स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए ताकि पहली बार ही में वो कंसेप्ट्स क्लियर करा दे, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो एनसीईआरटी से भी इजी हो, इजी लगे, बेसिकली इजी तो होगा नहीं, इजी लगे, समझाने का तरीका अच्छा हो स्टडी मटेरियल में, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्ट पीरियोडिकल ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हो, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होएगा। नेक्स्ट है मेंस के लिए टेस्ट होने, वो बहुत ज़रूरी है। मेंस के लिए जो टेस्ट होते हैं उससे एक तो आपका एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप रेडिकल हो, प्रो गवर्नमेंट नहीं हो, तो उसको रेडिकलिज्म से हटा के प्रो गवर्नमेंट बनाना पड़ता है। समझाना आपको पड़ेगा कि वो कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वर्ड लिमिट में कैसे लिखना है, ये बहुत सबसे बड़ी चीज़ यूपीएससी में यही चीज़ होती है। इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, ये चीज़ें। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू।